अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना और हमारा प्रिय YouTube चैनल अखंड मंथन। परमाणु युद्ध और सामूहिक विध्वंस नामक इस सीरीज के 5वें और अंतिम एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे परमाणु हमले के तुरंत बाद एक जीता जागता समाज कैसे एक मूर्ति में बदल गया है, कैसे आग के तांडव ने हर ओर तबाही मचाकर उस जीवित प्राणी का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया है जिसे हम मनुष्य कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि 1950 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने परमाणु युद्ध से लड़ने की तैयारी में खरबों डॉलर खर्च किए हैं। साथ ही उन प्रोटोकॉल को भी परिष्कृत किया है जिसका उद्देश्य लाखों अमेरिकियों को सर्व विनाशकारी पैमाने के परमाणु नरसंहार में हताहत होने के बाद अमेरिकी सरकार को कार्यशील बनाए रखना है। यानी अमेरिकी सरकार की योजना यहां तक है कि अमेरिका पर भीषण परमाणु हमला होने के बाद भी अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा हर स्थिति में करती रहेगी। एनी जैकबसन इस पुस्तक के अगले अध्याय में एक बार फिर से परमाणु बम हमले के बाद मची तबाही का वर्णन कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि परमाणु बम ब्लास्ट होने के तुरंत बाद के 60 सेकेंड बीत चुके हैं। अब विस्फोट के कारण मशरूम की टोपी और तना, जो अब भूरे सफेद रंग का है, ग्राउंड जीरो से 5 से 10 मील ऊपर उठता है। टोपी भी बढ़ती है, 10, 20, 30 मील तक फैलती है, बिलबिलाती है और दूर तक उड़ती है। अंततः यह क्षोभ मंडल से परे पहुंच जाता है, वाणिज्यिक उड़ानों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर, और वह क्षेत्र जहां पृथ्वी की अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। रेडियोधर्मी कण पृथ्वी और उसके लोगों पर वर्षा के रूप में नीचे की हर चीज में फैल जाते हैं। खगोल वैज्ञानिक कार्ल सगन ने दशकों पहले चेतावनी दी थी कि एक परमाणु बम रेडियोधर्मी उत्पादों का एक जादू पैदा करता है जो बादलों में भी फंस जाता है। वे आगे बताते हैं कि इस हमले में 10 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं या फिर मर रहे हैं, और अभी तो विस्फोट को 2 मिनट से भी अभी कम समय बीता है। ये प्रारंभिक आग के गोले से भिन्न है और माप से परे एक महाअग्नि है। जैसे गैस की लाइन एक के बाद एक विस्फोट करने लगे, विशाल ब्लो टेरेच या फ्लेमे थ्रोवर की तरह काम कर रही है आग की स्थिर धाराएं उगलते हुए। ऐसा ही कुछ इस विस्फोट के बाद हो रहा है। ज्वलनशील पदार्थों से भरे टैंक फट गए हैं, रासायनिक कारखानों में विस्फोट हो गया है, वाटर हीटर और भट्टियों पर लगी लाइटें टॉर्च लाइटर की तरह काम कर रही हैं और ये पहले से ना जलने वाली किसी भी चीज को जला देती हैं। ढही हुई इमारतें विशाल भट्टियों की तरह बन जाती हैं। लोग हर जगह जिंदा जलते हैं। आग के तूफानों से कार्बन डाइऑक्साइड नीचे डूब जाती है और मेट्रो सुरंगों में जमा हो जाती है, जिससे उनकी सीटों पर सवार लोगों का दम घुटने लगता है। बेसमेंट और जमीन के नीचे अन्य स्थानों में आश्रय चाहने वाले लोग उल्टी करना आरंभ कर देते हैं। उनके पेट में ऐंठन होने लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं और धीरे धीरे मरने लगते हैं। जमीन के ऊपर जो कोई भी सीधे विस्फोटक को देख रहा है, कुछ मामलों में तो 13 मील दूर तक वो अंधा हो जाता है। ग्राउंड जीरो से 7.5 मील बाहर 15 मील में पेंटागन, 5 PSI क्षेत्र, कारों और बसों के चारों ओर अग्नि गोले का एक घेरा बन के तैयार हो गया है। डामर से बनी सड़कें पिघलकर बहने लगी हैं, वाहन एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे पर चढ़ गए हैं। इस विस्फोट से पैदा हुई गर्मी जीवित बचे लोगों को ऐसे फंसा रही है जैसे कि वो पिघले हुए लावा या रेत में फंस गए हों। तूफानी बल वाली हवाएं सैकड़ों आग को हजारों आग में बदल देती हैं और एक से दूसरी आग लगते हुए ऐसा लग रहा है जैसे आग का समुद्र बह रहा हो। उसमें लाखों में 10 मील दूर गर्म जलती हुई राख और धधकती हुई आग और वायुजनित मलबा नई आग प्रज्वलित करता है, और एक के बाद एक आग्नेय शस्त्र के कारण पूरी धरती एक महानरक में बदलने लगती है। अभी कुछ ही देर में आग का ये मेसोसाइक्लोन बनने वाला है। परमाणु विस्फोट के अब लगभग 8 से 9 मिनट बीत चुके हैं। ग्राउंड जीरो से 10 और 12 मील दूर यानी 1 PSI क्षेत्र में जीवित बचे लोग लगभग मृत लोगों की तरह सदमे में डूब जाते हैं। गर्मी से व्याकुल लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन वो जहां भी जा रहे हैं अग्नि का तांडव पहले से भी अधिक विकराल होता जा रहा है। कई मनुष्यों के फेफड़े गर्मी से फट गए हैं और कौवे और गौरैया कबूतर ऊपर उड़ रहे हैं। आग में जलकर लाखों पक्षी ऐसे गिर रहे हैं जैसे पक्षियों की वर्षा हो रही हो। बिजली व्यवस्था ठप है, फोन काम नहीं कर रहा। बम का स्थानीकृत विद्युत चुंबकीय पल्स सभी रेडियो, इंटरनेट और टीवी को नष्ट कर देता है। विस्फोट क्षेत्र के बाहर कई मील की रिंग में
इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम वाली कारें फिर से शुरू नहीं हो सकती। जल स्टेशन पानी पंप नहीं कर सकते। विकिरण के घातक स्तर से संतृप्त पूरा क्षेत्र प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं के लिए वर्जित क्षेत्र है। कुछ ही दिनों में बचे हुए दुर्लभ लोगों को यह एहसास होगा कि उनकी मदद करने के लिए तो कोई आया ही नहीं, और वे जान भी जाएंगे कि मदद करने कौन आए जब सब के सब लोग मारे गए हैं। इस परमाणु हमले में जो लोग किसी तरह के प्रारंभिक विस्फोट, शॉक वेव या फायर स्टॉर्म से मौत से बचने में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें अचानक परमाणु युद्ध के बारे में एक कपटपूर्ण सच्चाई का एहसास होता है। उन्हें यह पता चलता है कि अब अपनी रक्षा स्वयं करनी है, क्योंकि अब उन्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है, क्योंकि अस्पताल से लेकर हर जगह सिर्फ और सिर्फ मौत का ही तांडव चल रहा है। इस स्थिति पर सत्य में विश्वास करते हुए फेमा के पूर्व निदेशक क्रेग फुकेट भी ये मानते हैं कि ऐसी स्थिति में जीवित रहने के लिए उनकी एकमात्र आशा ये पता लगाना है कि आत्मजीवित कैसे रहा जाए। यहीं से आरंभ होती है भोजन पानी बच्चों के लिए लड़ाई। आगे लेखक जैकबसन लिखते हैं कि अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिक अच्छी तरह से ये जानते हैं कि किताब में लिखी विध्वंस की सच्चाई वास्तविक घटना के समय कई हजार गुना बढ़ने वाली है। अमेरिकी सरकार जानती है कि परमाणु हमला होने पर क्या क्या हादसा होने वाला है, लेकिन जनता इन तथ्यों से अनजान और अंधी बनी हुई है। जैकबसन तो यहाँ तक लिखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से अमेरिकी सरकार एक सामान्य परमाणु युद्ध की तैयारी में जुट गई है और उसकी योजनाओं का पूर्वाभ्यास कर रही है। एक ऐसा परमाणु विश्व युद्ध जिसमें कम से कम 2 अरब लोगों के मारे जाने की तो गारंटी दी गई है। जैकबसन ने यह पुस्तक कोई हवाई नहीं लिखी है, बल्कि इस परमाणु बम हमले से जुड़े तमाम विशेषज्ञों से बात करके ही उन्होंने अपनी पुस्तक को तैयार किया है। ये जानने के लिए कि परमाणु हमला होने की स्थिति के बाद का परिदृश्य कैसा होगा, तो ये सब जानने के लिए जैकबसन ने राष्ट्रपति के सलाहकारों, कैबिनेट सदस्यों, परमाणु हथियार इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, सैनिकों, वायु सैनिकों, विशेष ऑपरेटर, गुप्त सेवा, आपातकालीन प्रबंधन विशेषज्ञों के साथ बहुत गहन चर्चा की है, और उससे जो निष्कर्ष निकला है वह पुस्तक के रूप में अब लोगों के सामने है। चूंकि सामान्य परमाणु युद्ध की योजनाएं अमेरिकी सरकार द्वारा रखे गए सबसे वर्गीकृत रहस्यों में से एक हैं, इसलिए ये पुस्तक और इसके द्वारा प्रस्तुत परिदृश्य पाठक को कानूनी रूप से ज्ञात की जा सकने वाली बातों की गहराई तक ले जाता है। जैकबसन आगे के परिदृश्य का वर्णन करते हुए ये बता रहे हैं कि पेंटागन अमेरिका के परमाणु सशस्त्र दुश्मनों द्वारा हमला करने के लिए तैयार है, और इसके बाद के परिदृश्य में वॉशिंगटन डीसी 1 मेगाटन थर्मोन्यूक्लियर बम से सबसे पहले मारा जाता है। परमाणु रासायनिक और जैविक रक्षा कार्यक्रमों के पूर्व सहायक रक्षा सचिव एंड्रयू वेबर कहते हैं कि डीसी के खिलाफ अप्रत्याशित हमले से डीसी में हर कोई सबसे ज्यादा भयावह स्थिति में देखा जा रहा है। वे आर्मागेडन जैसा एक और महायुद्ध होता हुआ देख रहे हैं। तो दर्शकों, इस सीरीज के 5वें और अंतिम एपिसोड में बस इतना ही। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जीवन को संघर्ष के बजाय इसे प्रेम में बदलें, क्योंकि मानो जो सभ्यता का इतिहास है वो युद्ध की कथाओं से भरा हुआ है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? और क्या आप चाहते हैं कि इस संसार को हम एक शांतिपूर्ण स्थान बनाएं? अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिए। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप इस तरह की प्रस्तुति और भी देखना चाहते हैं, तो इस बारे में भी आप हमें संदेश देना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।